19 मार्च सुबह 3:27 पर एक ऐसी चीज हुई जिसका इंतजार हमें कई महीनों से था। फाइनली सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर कई महीनों तक अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद पृथ्वी पर वापस आ गए। ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में मात्र 8 दिन के लिए भेजा गया था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में खराबी होने की वजह से इन्हें वहां 9 महीने से भी ज्यादा का वक्त गुजारना पड़ा। वैसे तो इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स का सक्सेसफुली वापस आना एक बहुत अच्छी न्यूज है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये अंतरिक्ष में फंसे क्यों हुए थे और किस तरह से इन्हें पृथ्वी पर वापस लाया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस पूरी घटना के बारे में बताने वाले हैं, जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस कहानी की शुरुआत जून 2024 में हुई थी, जब बोइंग कंपनी ने अपने एक स्पेसक्राफ्ट को टेस्ट करने के लिए सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर को चुना था। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि बोइंग एक अमेरिकन एरियोस्पेस और डिफेंस कंपनी है। ये एयरप्लेन्स, सैटेलाइट्स, रॉकेट्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स जैसी चीजों को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है, जिन्हें बाद में सरकार को सेल कर दिया जाता है। वैसे तो ये एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन ये अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ बहुत क्लोजली लिंक्ड है। नासा और यूएस मिलिट्री अपने ज्यादातर एयरक्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बोइंग कंपनी को ही देते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में बोइंग का बिजनेस एक दूसरी कंपनी चुरा रही है और उस कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। एलन मस्क की ये कंपनी स्पेस टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा इनोवेट कर रही है कि इससे दूसरी कंपनीज का बिजनेस खतरे में जा रहा है। जहां पहले नासा के ऑलमोस्ट सभी कॉन्ट्रैक्ट बोइंग कंपनी को मिला करते थे, वहीं अब उनमें से कई कॉन्ट्रैक्ट स्पेस एक्स को ऑफर कर दिए जाते हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों से बोइंग स्पेस टेक्नोलॉजी पर कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहा है। वो लगातार ऐसे स्पेसक्राफ्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो स्पेस एक्स को टक्कर दे पाए और उसका बिजनेस छीन पाए। ऐसे ही एक स्पेसक्राफ्ट का नाम है स्टार लाइनर, जिसे आप स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से कंपेयर कर सकते हैं। इस स्पेसक्राफ्ट को क्रूड मिशंस करने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी ऐसे स्पेस मिशंस जिसमें इंसान शामिल हो। दरअसल इस स्पेसक्राफ्ट के जरिए एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जर्नी तय कर सकते हैं। इसे नासा के कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम के अंतर्गत डेवलप किया गया था, जिसमें वो ऐसे स्पेसक्राफ्ट्स की खोज में थे जो एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस तक ले जा पाए। थ्योरी में देखने पर तो ये स्पेसक्राफ्ट बहुत ही आधुनिक लगता है। इसमें ज्यादातर सिस्टम ऑटोमेटिक हैं, जिससे एस्ट्रोनॉट्स को अपना दिमाग 10 जगह नहीं भटकाना पड़ता। इसके अलावा इसमें मैनुअल कंट्रोलिंग का भी ऑप्शन है, जिसमें जरूरत आने पर चीजों को अपने हिसाब से भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें काफी अच्छे सेफ्टी मैकेनिज्म्स भी हैं, जिनका यूज इमरजेंसी सिचुएशंस में किया जा सकता है। इन्हीं सब चीजों की टेस्टिंग करने के लिए जून 2024 में स्टार लाइनर को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। बोइंग और नासा के इंजीनियर्स इस स्पेसक्राफ्ट की परफॉर्मेंस, सेफ्टी फीचर्स और डॉकिंग प्रोसीजर्स को टेस्ट करना चाहते थे। वैसे तो इसकी टेस्टिंग पहले भी हो चुकी थी, लेकिन इस बार ऐसा करते वक्त इसमें एस्ट्रोनॉट्स भी थे। फाइनली इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है और ये सक्सेसफुली आईएसएस तक पहुंच भी जाता है। इसके बाद ये अपने डॉकिंग प्रोसीजर को स्टार्ट करता है, जो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डॉकिंग का मतलब होता है एक स्पेसक्राफ्ट का स्पेस स्टेशन से कनेक्ट होना। आप आईएसएस को एक पार्किंग लॉट की तरह समझ सकते हैं, जहां मल्टीपल स्पेसक्राफ्ट पार्क किए जा सकते हैं। इसी पार्किंग को डॉकिंग कहा जाता है। अगर आपने इंटरस्टेलर फिल्म देखी है तो उसमें भी डॉकिंग सीन को दिखाया गया है, जब डॉक्टर मैन का स्पेसक्राफ्ट अनसक्सेसफुल डॉकिंग की वजह से ब्लास्ट हो जाता है। तब फिल्म का मेन कैरेक्टर यानी कपूर अपने स्पेसक्राफ्ट को एंड्योरेंस में डॉक कराता है। द प्रॉब्लम्स। खैर, आईएसएस में डॉकिंग करने के तुरंत बाद स्टार लाइनर में कुछ दिक्कतें आने लगी। सबसे पहले तो इसके थ्रस्टर्स माल फंक्शन करने लगे, जिसका सीधा सा मतलब ये था कि अब इस स्पेसक्राफ्ट के जरिए पृथ्वी पर वापस नहीं जाया जा सकता। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि थ्रस्टर्स एक स्पेसक्राफ्ट के लिए पहियों की तरह होते हैं। आमतौर पर इन्हें स्पेसक्राफ्ट के पिछले हिस्से में लगाया जाता है, जहां से ये एनर्जी रिलीज करके उसे आगे बढ़ाते हैं।
आपने न्यूटन के तीसरे नियम के बारे में तो पढ़ा ही होगा, जो कहता है कि हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। दरअसल जब एक स्पेसक्राफ्ट फ्यूल बर्न करके अपने थ्रस्टर से एनर्जी रिलीज करता है तो उस एनर्जी के पार्टिकल्स स्पेसक्राफ्ट को आगे की ओर धक्का देते हैं। इससे ही स्पेसक्राफ्ट तेजी से आगे बढ़ पाता है। लेकिन अगर ये थ्रस्टर ही खराब हो जाए तो स्पेसक्राफ्ट का चलना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा, और कुछ ऐसा ही स्टार लाइनर के केस में भी हुआ था। थ्रस्टर्स के खराब होने के बाद वैज्ञानिकों को ये पता चलता है कि इसके प्रोपल्शन सिस्टम में हीलियम लीक्स भी पाए गए हैं, जो एक बहुत ही खतरनाक बात है। हीलियम स्पेसक्राफ्ट के फ्यूल को स्मूथ फ्लो कराने में हेल्प करता है। ये इंजन में प्रेशर को मेंटेन रखता है, जिससे फ्यूल की सप्लाई बराबर रहती है। लेकिन अगर ये लीक होने लगे तो इंजन से सारा प्रेशर जाने लगता है और फ्यूल का फ्लो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। ये सुनने में कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन इसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है, जिसका अंजाम शायद बताने की जरूरत नहीं है। स्टार लाइनर में इन दो बड़ी दिक्कतों के साथ और भी कई छोटी छोटी कमियां थी। यही देखते हुए नासा और बोइंग ने एस्ट्रोनॉट्स के रिटर्न को पोस्टपोन कर दिया। जहां ये मिशन करीब 8 दिन का होने वाला था, वहीं अब ये बढ़कर करीब 4 हफ्ते का हो चुका था। जब 4 हफ्ते बीत गए तो बोइंग ने ये अनाउंस किया कि उनका स्पेसक्राफ्ट किसी भी हालत में इन एस्ट्रोनॉट्स को वापस नहीं ला सकता। उनके मुताबिक स्पेसक्राफ्ट में छोटी सी भी गड़बड़ी बहुत भारी पड़ सकती है, जिससे ना सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स की जान जाएगी बल्कि बोइंग की रेपुटेशन भी खराब होगी। खैर, अब तक बोइंग की रेपुटेशन तो ऑलरेडी खराब हो ही चुकी थी। स्टारलाइन मिशन के अनसक्सेसफुल होने के अलावा पिछले कुछ महीनों में बोइंग के कई एयरप्लेन भी क्रैश हुए हैं। इसका सीधा ब्लेम कंपनी की मैनेजमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को जाता है। इससे पब्लिक तो काफी नाराज है ही, साथ ही में नासा जैसी बड़ी कंपनीज भी बोइंग पर विश्वास नहीं जता रही है। खैर, बोइंग की खराब मैनेजमेंट को देखने के बाद नासा के वैज्ञानिक और आईएसएस में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स ये तो समझ चुके थे कि आने वाला समय उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बीइंग इन स्पेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के खतरनाक इफेक्ट्स। अंतरिक्ष में रहना सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन इसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स की मेंटल और फिजिकल हेल्थ काफी खराब होती है। यही कारण है कि आईएसएस में हर 6 महीने में एस्ट्रोनॉट्स को चेंज कर दिया जाता है। वैज्ञानिक के मुताबिक अगर कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में रिकमेंडेड से ज्यादा वक्त गुजारता है तो उसकी फिजिकल हेल्थ काफी खराब होने लगती है। सबसे पहले तो उनके मसल मास में एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है, जिसे मसल एट्रोफी भी कहा जाता है। इस कंडीशन में एक इंसान के मसल्स धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, जिससे वो बहुत कमजोर हो जाता है और उसकी स्ट्रेंथ पर भी एक बड़ा असर पड़ता है। इसके अलावा माइक्रोग्रेविटी की वजह से एस्ट्रोनॉट्स की बोन डेंसिटी भी कम होने लगती है, यानी उनकी हड्डियां धीरे धीरे खोखली होना शुरू हो जाती हैं। इसकी वजह से जब वो पृथ्वी पर वापस आते हैं तो उन्हें चलने और दौड़ने में काफी दिक्कत होती है। अगर बोन डेंसिटी कुछ ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर कम हो जाए तो पृथ्वी की ग्रेविटी में खड़े होते ही एस्ट्रोनॉट की हड्डियां भी टूट सकती हैं, जो बहुत ही खतरनाक बात है। बोन डेंसिटी के अलावा कई रिसर्चर्स में ऐसा भी पाया गया है कि ज्यादा देर अंतरिक्ष में रहने से हार्ट भी कमजोर होने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष में रहते हुए उसे ब्लड पंप करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसलिए जब एस्ट्रोनॉट पृथ्वी पर वापस आता है तो उसका दिल अचानक से तेज धड़कने लगता है, जिससे कई बार हाई बीपी और यहाँ तक कि अनकॉन्शियसनेस भी हो सकती है। फिजिकल हेल्थ के अलावा अंतरिक्ष में रहने के कारण एस्ट्रोनॉट्स की मेंटल हेल्थ पर भी एक बुरा असर पड़ता है। इतने महीनों तक अंतरिक्ष में मात्र कुछ लोगों के साथ रहना दिमाग पर एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस डालता है। इससे एंजाइटी और डिप्रेशन भी ट्रिगर हो सकता है, जिसे ट्रीट करने के लिए काफी लंबा वक्त लगता है। खैर, रीसेंट फोटोज और वीडियोस को देखकर तो ये ही लगता है कि सुनीता विलियम्स फिजिकली ठीक हैं। हालांकि इंटरनेट पर कई लोगों ने ये ओपिनियन दिया है कि अब वो पहले के मुकाबले काफी बूढ़ी दिखाई दे रही हैं। ये एक अंडरलाइंग फिजिकल कंडीशन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन अभी इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। द री एंट्री आफ्टर 9 months। खैर, करीब 9 महीनों के बाद 18 मार्च 2025 को सुनीता विलियम्स को फाइनली पृथ्वी के लिए रवाना किया गया। उनके साथ उनके पार्टनर बैरी विल्मोर भी प्रेजेंट थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी पर उसी कंपनी द्वारा लाया गया है जिससे बोइंग कंपटीशन करना चाहता है। जी हाँ, वो कंपनी कोई और नहीं बल्कि स्पेसएक्स है।
जैसे ही बोइंग ने अपने हाथ खड़े किए और एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने में असमर्थता दिखाई, वैसे ही ये टास्क एलन मस्क की स्पेसएक्स को दे दिया गया। ये स्पेस एजेंसी पहले भी एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस तक ले जा चुकी है और आज भी इनके स्पेसक्राफ्ट्स का इस्तेमाल आईएसएस तक सामान पहुंचाने के लिए किया जाता है। अच्छा एक्सपीरियंस होने के कारण ये इस मिशन को करने के लिए काफी अच्छे कैंडिडेट थे। फाइनली 18 मार्च 2025 को फ्रीडम नाम का एक स्पेसक्राफ्ट आईएसएस से अनडॉक होता है। सुबह 10:35 पर यह पृथ्वी के लिए रवाना किया जाता है और अगले दिन की सुबह यानी 19 मार्च को यह पृथ्वी पर सक्सेसफुली लैंड हो जाता है। स्क्रीन पर दिख रही वीडियो में आप इस स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग को देख सकते हैं। इस तरह की लैंडिंग को स्प्लैश डाउन कहा जाता है। पहले के स्पेसक्राफ्ट आमतौर पर रनवे पर लैंड हुआ करते थे, लेकिन बाद में इंजीनियर्स ने ये डिस्कवर किया कि इन्हें पानी में उतारना काफी ज्यादा इजी और सेफ है। जैसे ही ये स्पेसक्राफ्ट एक सेट डिस्टेंस पर पहुंचता है, वैसे ही इसके पैराशूट खुल जाते हैं। ये पैराशूट स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को कम करते हैं ताकि एक सॉफ्ट लैंडिंग की जा सके। लैंड होने के बाद नेवी के जवान इन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकालते हैं और सेफली जमीन तक ले जाते हैं, जैसा कि सुनीता विलियम्स के केस में भी हुआ था। फाइनली अंतरिक्ष में करीब 286 दिन बिताने के बाद ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी पर सेफली आ चुके हैं। अंतरिक्ष में रहते हुए इन्होंने काफी रिसर्चेस भी की हैं, जिनके बारे में हमें आने वाले समय में पता चलेगा। पहले तो इन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेशल मेडिकल केयर में रखा जाएगा ताकि इनकी हेल्थ को वापस पहले जैसा किया जा सके। वैसे अगर आपको अंतरिक्ष में जाने का मौका मिले तो आप स्पेसएक्स और बोइंग में से किसके स्पेसक्राफ्ट को चूज करेंगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।